नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर कर रहे हैं अपना सैंपल पेपर सॉल्व, तो जिसमें हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपने खंड अ से जो संबंधित प्रश्न है, यानी कि जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा प्रश्न एक अपठित गद्यांश उसको हमने क्लियर किया। उसके बाद हमारा था व्याकरण से जुड़ा हुआ पोर्शन, उसको हमने यहाँ पर क्लियर किया। और जिसमें हमारा निबंध और व्याकरण के कुछ संक्षिप्त में लिखे जाने वाले जो हमारे प्रश्न हैं उनको सॉल्व किया। और फिर हमने यहाँ पर आलेख और या फीचर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आपके हिंदी व्याकरण में। यहाँ पर क्लास 12 में आलेख हो सकता है, फीचर हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, पत्रकारिता हो सकती है, या आपका एक तरह से जो यहाँ पर संपादकीय उसके बारे में हो सकता है। तो इसमें आप सारी चीजें एक एक बार पढ़ लें। तो प्रश्न 4 जो है ये आप किसी भी तरह से आ सकता है, जैसे संपादकीय लिखिए भी आ सकता है, ठीक है, फीचर लिखिए भी आ सकता है, और आपका पत्रकारिता यानी कि रिपोर्ट लिखिए भी आ सकता है। तो इसमें आपके 4-5 ऑप्शन यहाँ पर आ सकते हैं इस वाले प्रश्न में, ठीक है। तो जो कि मैंने आपको पूरे बहुत अच्छे से जो है नोट करवाए हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको लिखवाए हैं, और आप सभी ने उन्हें पढ़ा भी होगा, अच्छे से समझा भी होगा। और फिर भी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कोई भी डाउट अगर उनमें होता है तो आप जरूर क्लियर करें। और बाकी चीजें तो बहुत ही ज्यादा इजी हैं। देखिए, जैसे समाचार पत्र और फीचर में कोई दो अंतर, समाचार लेखन के कोई दो ककार, और उसके बाद जो आपके संक्षिप्त वाले प्रश्न हैं वो केवल एक एक शब्द के लिखने वाले हैं, और बाकी निबंध, ये सब आपके व्याकरण का पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका काव्यखंड, जो कि प्रश्न 5 से आपका स्टार्ट होता है। तो इसमें भी मैंने आप लोगों को कहा है कि अभी तक जितने भी हमने सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं उन सभी में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि आपको पढ़ने तो सारे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कविता नहीं आएगी या कोई कविता, लेकिन कौन सी बहुत ज्यादा रिपीट हुई है वो हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। और एक तरह से उसकी दोनों ही कविताएं आपके कई बार हमें ऑप्शन में भी यहाँ पर देखने को मिली है। और उसके अलावा देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो आपका उसके अलावा आपने यहाँ पर क्या करना है, उसके अलावा जो आपका दूसरा एक तरह से मैंने यहाँ पर बताया कि इस वाले यानी कि 2023 का जो आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र था, सैंपल पेपर था, 2024 का जो सैंपल पेपर था, उसमें हमने देखा कि आपका जो जितना भी काव्य खंड से रिलेटेड जो आपके प्रश्न थे ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट थे, यानी कि थोड़ा सा अलग थे। मुझे लगता है कि पैटर्न कुछ चेंज हुआ है यहाँ पर आपके प्रश्न पत्र का, यानी कि 4-5 साल से जो रिपीट हो रहा था वो इस साल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो हमने जो सैंपल पेपर देखा था, जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हमने देखा था, उसमें हमने देखा कि कुछ जो आपकी कविताएं, यानी कि जो आपकी कभी भी पेपर में नहीं आई हुई हैं, यानी कि आपके ऑप्शन में भी बहुत कम आई हुई हैं, तो उनको इस बार आपके फर्स्ट, यानी कि जो पहला प्रश्न है काव्य खंड का, उसमें आपके रखा हुआ था। यानी कि दोनों ही आपके जो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर दो काव्यांश आपको दिए गए हैं। तो आपका जो नया जो प्रश्न सैंपल पेपर था उसमें दोनों ही कविताएं आपकी नई थी, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपका काव्य खंड से जुड़ा हुआ चैप्टर ना छूटे, सभी को अच्छे से पढ़ें। किसी में भी कोई डाउट हो तो उसे जरूर क्लियर करें, और अच्छे से पढ़कर जाएं चैप्टर को, और पाठ के कवि और कविता का नाम, जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसके कवि और कविता का नाम अच्छे से पढ़कर जाएं। और वैसे तो लास्ट सेशन में हमने अपना ये पूरा का पूरा जो पार्ट था काव्य खंड वाला, उसको क्लियर कर लिया था। उसमें हमने सबसे पहले पहली कविता पढ़ी, उसके बाद जो ऑप्शन में हमें दी गई है दूसरी कविता उसको हमने पढ़ी, और उससे जुड़े हुए प्रश्न भी हमने डिस्कस किए। उसके बाद जो आता है हमारा प्रश्न 6, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक काव्यांश आपका आता है, लेकिन इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको उसको लिखना ही लिखना है, उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर आपने देने ही देने हैं,
ठीक है, तो ये आप जैसे मैंने बताया कि आप हर एक कविता को अच्छे से एक बार पढ़ लें, रीडिंग से रिलेटेड भी और उसके भाव सौंदर्य से संबंधित भी, उसके प्रश्नोत्तरों से संबंधित भी, जितनी भी चीजें हैं वो आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। कोई भी डाउट हो तो उसे जरूर क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 नंबर का आपका आया हुआ है और इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो आपको करना ही करना है। और दोनों प्रश्न आप देखेंगे, भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है और ये वाला प्रश्न, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर भी आया हुआ है आपका और एक यहाँ पर भी, यानी एक ही प्रश्न पत्र में 2 बार सेम प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप इस चैप्टर का ये वाला प्रश्न याद कर लेते हैं तो फिर चाहे ये प्रश्न के रूप में आए चाहे काव्यांश के रूप में आए, इसको आप आसानी से इसका उत्तर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए सारी कविताओं को अच्छे से पढ़ें, कोई सी भी कविता यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके काव्य खंड से ही जो प्रश्न उत्तर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न, और मुझे लगता है थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, 3 से 4 प्रश्न भी यहाँ पर हो सकते हैं आपके, लेकिन आपको जो है बहुत सारा नहीं लिखना है, 2-2 नंबर के ये आंसर है, यहाँ पर बहुत सारा नहीं लिखना है। और यहाँ पर भी आपको सभी जितनी भी हमारी कविताएं हैं उन सभी कविताओं से जुड़े हुए हमारे जो प्रश्नोत्तर है, कौन से प्रश्नोत्तर, जो पाठ्य पुस्तिका से संबंधित, यानी कि जो पाठ्य पुस्तिका से रिलेटेड प्रश्न है, आपके चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है, वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, समझने हैं। ठीक है, तो देखिए 3 प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं जिनमें से आपने केवल 2 ही करने हैं। तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपने गद्य खंड का पाठ, यानी कि गद्य खंड का जो हमारा पहला प्रश्न है। तो गद्य खंड का पहला प्रश्न है हमारा एक गद्यांश, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिया है। और देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी 2 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों में से आपको एक पर जुड़े से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है और नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वाह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। तो ये जो चैप्टर लिखा गया है ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। तो क्या कहती है महादेवी वर्मा जी कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, कि जिस तरह हनुमान जी श्री राम के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, हर तरह से वो हनुमान जी की मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो बिल्कुल भक्तन भी कुछ इसी तरह की एक सेविका है, और लेकिन वो अंजना की पुत्री ना होकर अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है और उसका नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। जैसे महादेवी वर्मा जी कहती है कि जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वाह है, यानी कि जैसे वो कहते हैं मेरा नाम है महादेवी। ठीक है, तो महादेवी जो नाम है वो मेरे पे पूरी तरह से सूट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि अगर हम आज के टाइम में इस तरह के नाम रख लें लक्ष्मी, ठीक है, जैसे आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, कि नाम होने से कुछ नहीं होता, ठीक है, कर्म वैसे होने चाहिए, काम वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहती है कि जैसे मेरे नाम की विशालता, कि मेरा नाम है महादेवी, क्या मेरा नाम महादेवी रखने से मैं महादेवी बन जाऊंगी? तो वो कहती है इसी तरह से लक्ष्मी की समृद्धि, इसी तरह से यहाँ पर लक्ष्मी की समृद्धि जो है भक्तन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं टिक पाई। अब देखिए ऐसा नहीं है कि भक्तन के पास कमी थी किसी चीज की, जब वो गांव में रहती थी, जब वो पूरे परिवार के साथ रहती थी, एक तरह से वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो सबसे पहले तो उसके पति का देहांत हो गया था और उसकी 4 बेटियां थी और पूरी भक्तन ने पूरे घर को संभाला हुआ था, क्योंकि पूरे घर का काम, उसकी जेठ जेठानियों का काम, उसकी देवरानी का काम, उसके हिस्से का काम, उसकी सास के हिस्से का काम, अपने बच्चों का काम, सबका काम केवल भक्तन किया करती थी। खेत खलिहान संभालना, फसल को संभालना,
फलों को संभालना, सब्जियों को संभालना, जितनी चीजें उनके एक तरह से होती थी उनके वहां पर, उन सब की देखरेख, तो एक तरह से बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पर बताया था कि ये सब चीजें जब किसी कोई इंसान अच्छा काम करता है तो लोगों को ये सब चीजें सहन नहीं होती। तो उनके जितने भी जेठ जिठानी थे, देवर देवरानी थे, वो ये सब सोचते थे कि ये सारा इसी को मिल जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की और किसी तरह से भक्तन को जो है पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और उसको घर से भागने पर, घर से दूर जाने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, सब कुछ होते हुए भी भक्तन के पास कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए लेखिका यहाँ पर कह रही हैं कि लक्ष्मी की समृद्धि भक्तन की एक कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो लोगों को प्रायः सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, यानी कि जरूरी नहीं कि आपका नाम जो है कुछ भी है तो आप उसी हिसाब से रहेंगे, आप वैसे ही होंगे। ठीक है, नाम का विरोधाभास यानी कि नाम किसके जस्ट अपोजिट, जैसे मैंने आपको बताया कहावत कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, कि आंख से तो वो अंधा है लेकिन उसका नाम है नयन सुख। ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट है दोनों चीजें। तो अपने नाम का विरोधाभास लेकर कई लोगों को जीना पड़ता है, पर वो कहती हैं कि भक्तन बहुत समझदार है। इस मामले में भक्तन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना यह समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती है। क्योंकि आप सभी को पता है लक्ष्मी कौन होती है। लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, साक्षात एक तरह से लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी है। तो उनका नाम समृद्धि का प्रतीक है, उनका नाम धन धान्य का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मी जो है वो भक्तन जो है वो बहुत ही समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। वो अपना रियल नेम, अपना असली नाम, क्योंकि वो कहती, उसको लगता है कि ये नाम मेरी कंडीशन पर, मेरी एक तरह से जो समस्याएं हैं उन पर कहीं से भी फिट नहीं बैठता। तो इसीलिए वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। केवल जब वह नौकरी की खोज में आई थी, जब वो यहाँ पर काम करने के लिए आई थी, तो तब उसने ईमानदारी का परिचय देने के लिए, एक तरह से ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं नाम का उपयोग ना करूं। तो देखिए, जब कोई भी अपने घर में कोई सेवक या कोई एक तरह से हेल्पिंग हैंड रखता है तो सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी ली जाती है कि वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, उसका एक तरह से फैमिली क्या करती है, कहाँ रहती है, किस तरह की एक तरह से किस तरह का परिवार है उसका, सारी चीजें पता की जाती हैं कि क्या पता कोई इंसान किस तरह का निकल जाए। तो सेम जब जो भक्तन काम के लिए यहाँ पर आई थी, काम मांगने के लिए आई थी, तो उस टाइम पे भी उसने अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए इतिवृत्ति के साथ ये सारी चीजें बता दी थी। और साथ में एक और बात कही थी कि मैं कभी भी उसके नाम का उपयोग ना करूं, यानी कि आप मुझे कभी भी मेरे नाम से ना बुलाएं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर कर सकती थी। लेखिका कहती हैं कि उसने कह तो दिया, लेकिन अगर उपनाम रखने की प्रतिभा मेरे अंदर होती कि मैं किसी का भी उपनाम रख लेती, जैसे पेट नेम होता है घर में रखने वाला उपनाम, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले वो तो मैं अपना रखती, क्योंकि मेरा नाम भी महादेवी है जो कि मुझसे तो बिल्कुल मैच नहीं करता। इस तथ्य को वह देहातन क्या जाने, और इस तथ्य को उसे क्या पता। इसी से जब मैंने कंठी की माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर गदगद हो उठी। तो वो जब लेखिका ने उसके गले में कंठी की माला देखी तो तब जाकर उन्होंने उसका नाम क्या रखा, भक्तन रखा, और इससे वह बहुत ज्यादा खुश हो गई, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है। अभी अब आपका इसमें से कोई भी आपका गद्यांश आता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न है जिनके उत्तर आपने देने हैं। तो सबसे पहला है कि भक्तन को सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली कहने में लेखिका का क्या निहितार्थ है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से हनुमान जी जो है भगवान राम की सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं,
हर तरह से तत्पर रहते हैं। उनको दीन दुनिया से, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी उनके बारे में कि किस तरह से एक बार उन्होंने सीता माता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा था। तो जब सीता माता मांग में सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा कि माता आप यहाँ क्या कर रही हैं, ये क्यों लगा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए लगा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि बस आप अपने पति की लंबी आयु के लिए इतना ही, अगर इतना सा सिंदूर लगाने से अगर उनकी आयु लंबी होती है तो फिर मैं अपने पूरे बदन पर ये सिंदूर लगा लूंगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त थे रामचंद्र जी के। और एक और कहानी प्रसिद्ध है कि जब रामचंद्र जी अयोध्या से लौट रहे थे तो अयोध्या से लौटते वक्त जब उन्होंने विभीषण का राज्याभिषेक किया तो विभीषण ने एक उपहार स्वरूप राम को एक सुंदर मोतियों की माला दी। बहुत ही कीमती मोती थे। तो राम ने कहा कि मैं क्या करूंगा इसका। ठीक है, तो उन्होंने वो माला सीता को दे दी, क्योंकि उस टाइम पर भी वो वनवास के ही जीवन में थे, वनवास ही बिता रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं अभी इसको नहीं ग्रहण कर सकता, लेकिन तुमने मुझे दे दिया है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। उन्होंने उसको सीता को दे दिया। लेकिन सीता ने कहा जब मेरे पति ये सब चीजें नहीं पहन रहे हैं तो मैं क्यों पहनूंगी। तो उन्होंने वह भेंट स्वरूप हनुमान जी को दे दिया। तो हनुमान जी ने क्या किया, सारे मोतियों की माला जो है, बिल्कुल वो क्या करते, पूरे मोतियों की माला उन्होंने तोड़ी और इतने सुंदर, इतने कीमती मोती उन्होंने एक एक करके अपने दांत से तोड़कर उसे देखते, फिर फेंक देते। एक एक करके दांत से तोड़ते, फिर फेंक देते। तो विभीषण को गुस्सा आया। विभीषण ने कहा कि बंदर ने अपने काम शुरू कर दिए। बहुत गुस्सा आया उन्हें कि इतना महंगा मोती, इतना कीमती मोती ये इस तरह से तोड़कर बिखरा रहा है। तो हनुमान जी ने कहा कि जिसमें श्री राम की छवि ना हो, जिसमें श्री राम का नाम ना हो, वो मेरे लिए चीज कीमती नहीं है। वो चीज किसी काम की नहीं है जिसमें भगवान का नाम ना हो, भगवान श्री राम की छवि ना हो, भगवान श्री राम का नाम ना हो। तो इसलिए मैंने ये सारी माला तोड़ दी। तो देखिए यहाँ पर हनुमान जी जो है अनन्य भक्त थे श्री राम जी के। तो इसी तरह से भक्तन भी जो है अपनी जो उनकी मालकिन है उनकी बहुत ही बड़ी सेविका, यानी कि वो हर काम के लिए तत्पर रहती थी, हर तरह से वो उपलब्ध रहती थी, हर स्थिति में वो तैयार रहती थी, हर कंडीशन को वो झेलने के लिए तैयार थी। तो इसीलिए भक्तन को सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली यहाँ पर कहा है। भक्तन नए नामकरण से गदगद क्यों होती, इसको भी मैंने क्लियर किया था कि वो अपने पुराने नाम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसको पता था जिस तरह की उसकी कंडीशन है, क्योंकि ये जो नाम है, ये लक्ष्मी नाम जो है, ये समृद्धि का प्रतीक है और जो दूर दूर तक उसके पास नहीं थी। तो इसीलिए उसको अपना नाम बताने में, सभी को अपना नाम बताने में उसको शर्म आती थी। और जब उसने पहली बार लेखिका को अपना नाम बताया तो उसी टाइम उन्होंने प्रार्थना की कि आप मेरे इस नाम को कभी भी प्रयोग ना करें। तो जब भक्तन ने उनके गले, जब महादेवी वर्मा ने उसके गले में वो कंठी की माला देखी तो उन्होंने उसका नया नामकरण किया, जिसका जो था कि भक्तन। तो इस कवित्वहीन नाम को पाकर जो भक्तन थी वो गदगद हो उठी। लेखिका के कथनानुसार नामों के विरोधाभास को स्पष्ट करें। अब देखिए, जैसे मैंने इसके लिए आपको एग्जांपल बताया था कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे विरोधाभास होते हैं जो नाम से संबंधित होते हैं कि कोई इंसान जो है बहुत ही ज्यादा अलग होता है अपने नाम के अनुसार, अपने नाम के हिसाब से। ठीक है, तो इसको आप स्पष्ट करने की कोशिश करें। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये प्रश्न, और ये चैप्टर भी आपका कई बार रिपीट हुआ है, तो इस पार्ट को भी एक बार अच्छे से पढ़ लें। अगला प्रश्न है बाजार दर्शन चैप्टर से, और ये चैप्टर भी आपका कई बार जो है रिपीट हुआ है, तो इसको भी बिल्कुल भी एक तरह से छोड़े नहीं, अच्छे से पढ़ ले। तो जैसे हमने यहाँ पर बाजार दर्शन चैप्टर का नाम बताया, तो बाजार दर्शन से जो पार्ट दिया उसको जरा सा एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं कि बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो, और सब लूटो और सब भूल जाओ। मुझे देखो, मेरा रूप किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं। नहीं, कुछ नहीं चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है।
अजी आओ भी। इस निमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजारों का आमंत्रण मूक होता है, जिससे चाह जगती है, और चाह का मतलब होता है अभाव। खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, चैप्टर का नाम है बाजार दर्शन, और इस पाठ में बाजार के बारे में बताया है कि जो बाजार होता है उसका एक मूक आमंत्रण होता है, यानी कि वो रोड में खड़े होकर नहीं चिल्लाता, वो जो उसका सजावट है, वो जो एक शो पीस के तौर पर जो लगाया जाता है, तो वो सब चीजें आपको आकर्षित करती है। क्या कहती हैं कि आओ लूटो, सब लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, देखो मुझे, मेरा रूप और किसके लिए है। यानी कि जो ये फ्रंट में इतनी सारी चीजें लगाई गई हैं, ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए है सब। और वो कहते हैं नहीं, कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, कि अगर आपको लेना नहीं है तो भी देखने में क्या हर्ज है, कि आगे कभी लेना पड़े तो आप तुरंत ले सकते हो। अजी आओ, इस किसके लिए आओ भी। इस निमंत्रण में क्या है? आग्रह नहीं है। ये निमंत्रण आग्रह नहीं करता, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि आग्रह तो तिरस्कार जगाता है। अगर कोई जबरदस्ती करे तो हम उसको कहते हैं कि यार ये जबरदस्ती का पीछे पड़ा हुआ है, हमें नहीं लेना इसका सामान, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो ऊंचे बाजार होते हैं, आग्रह नहीं किया जाता, प्लीज ले लो, प्लीज ले लो, प्लीज ले लो, प्लीज ले लो, ये नहीं कहा जाता। लेकिन ऊंचे बाजार जो होते हैं उनका आमंत्रण मूक होता है। वो बिल्कुल आपके इस तरह से चीजें शोपीस में लगा देंगे कि आप जब बाहर खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, जो है वो भी बहुत कम है, तो मुझे तो ये ले लेना चाहिए। तो वो क्या करता है? मूक आमंत्रण उसका है। और ये जो आमंत्रण होता है ये चाह जगाती है, और जो चाह होती है वो अभाव को बताती है। यानी कि एक बार इच्छा जग गई कि ले लेता हूं यार, तो फिर लगता है कि अरे वो भी तो फटा हुआ है, वो खराब हो गया है, वो पहनने लायक नहीं है, वो देखने लायक नहीं है, वो यूज करने लायक नहीं है। तो ऐसे ऐसे ख्याल मन में आने लगते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे ले लेना चाहिए जरूर। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। और इसे मैंने आपको दिया था लास्ट सेशन में होमवर्क में, और आपने इसको पढ़ा होगा घर में, तो ये चैप्टर एक बार जरूर घर में पढ़ लें। तो इससे भी रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें भी आपके 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, आदमी बाजार के आमंत्रण पर अपने को भूल भी जाता है, इस तथ्य को आप कहां तक सहमत हैं? बहुत ही अच्छी बात कि आदमी बाजार के आमंत्रण पर अपने को भी भूल जाता है। ठीक है, तो इस तथ्य से हम पूर्णतः सहमत हैं। यानी कि आदमी ये भूल जाता है कि उसकी एक तरह से परचेजिंग पावर कितनी है, कितना पैसा है उसके पास, क्या वो जितने पैसे लेकर आया है वो सफिशिएंट है, वो एक तरह से बिल्कुल ठीक है, यानी कि उतने लग जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि अगर अगर वो 4 से 5 हजार रुपए लेकर शॉपिंग करने आया है, ठीक है, या 10,000 रुपए लेकर शॉपिंग आया है, तो 10,000 में उसको सिर्फ 2 या 3 चीजें लेनी है, ठीक है। लेकिन उसको लगता है कि जब वो बाजार में जाता है, वो देखता है कि ये भी है, ये भी है, जूता भी है, तब उसको लगता है कि नहीं, मेरा जूता खराब हो चुका है, अब मैं नया जूता ले लेता हूँ। मेरी जैकेट खराब हो गई है, मैं एक नई जैकेट भी ले लेता हूँ। मेरी शर्ट खराब हो गई है, मुझे एक शर्ट भी लेनी है। मेरी वॉच भी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो मैं एक वॉच भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, चाह जगती रहती है। और चौक बाजार में खड़े होकर, यानी कि जब बाजार के बीचों बीच बाजार की जो चमक चकाचौंध है, बाजार की जो चमक दमक है, उसको देखकर उसको लगने लगता है कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे और चाहिए और चाहिए। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो आमंत्रण होता है उससे वह आदमी जो है पूरी तरह से भूल जाता है, और परचेजिंग पावर, और कई बार वो कम पैसे होने पर भी ज्यादा का खर्च कर देता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा एक तरह से बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे हम पूरी तरह से सहमत हैं, और बाकी आप जो आपकी कंडीशंस हैं वो रख सकते हैं। अगला है, बाजार का जादू चढ़ते उतरने का मनुष्य पर क्या असर होता है? देखिए, बाजार का जादू चढ़ने पर क्या होता है,
जब इंसान पर बाजार का जादू चलता है तो उसके पास उसको सब चीजें ऐसा लगता है कि ये भी मेरे पास नहीं है, उसको अभाव लगता है, उसको लगता है कि मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, और जो इतने पैसे वो लेकर आया होता है वो भी उसके सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और इस तरह से अलग अलग सिचुएशन होती हैं बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का। अगला है और चाहिए के पक्ष व विपक्ष में अपने अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो जरा सा इसको घर से थोड़ा पढ़कर आए, देख कर आए और एक बार कोशिश करें कि कितना आंसर आप इसमें दे सकते हैं। अब आता है आपका प्रश्न 9। प्रश्न 9 जो है वो आपके गद्यखंड से है और गद्यखंड के पाठ्य पुस्तक संबंधित प्रश्न यहाँ पर हैं। तो देखिए, जो पाठ्य पुस्तिका संबंधित हल होता है, पाठ्य पुस्तिका संबंधित प्रश्न होते हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर बाजारूपन। देखिए सेम प्रश्न है, ठीक है, इसी गद्यांश से, इसी चैप्टर से लिया गया है। पठित पाठ के आधार पर बाजारूपन का तात्पर्य समझाइए। किस प्रकार के व्यक्ति को बाजार सार्थकता प्रदान करते हैं। ठीक है, पठित पाठ क्या, दो प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले बाजारूपन का क्या तात्पर्य है, और दूसरा कि जो किस प्रकार के व्यक्ति को बाजार एक तरह से बाजार को सार्थकता देते हैं। तो बाजारूपन से जो तात्पर्य है वो यही है कि किस तरह से जो बाजार है वो अपना मुंह का आमंत्रण करता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लोगों को लेने पर मजबूर कर देता है, और कई बार लोग बाजार के इस जादू में पड़कर बिल्कुल अननेसेसरी खर्चा कर देते हैं, जो जरूरत का नहीं है वो भी वो खरीद लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, वो भी एक तरह से फंस जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि किस प्रकार का व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। तो जैसे अगर आपकी जेब भरी है और मन खाली है, ध्यान से समझिएगा कि यदि आपकी जेब भरी हुई है और मन खाली है तो आप बाजार को उसकी सार्थकता नहीं दे रहे हैं। आपकी जेब भरी हुई है, आपके मन में कुछ भी नहीं है कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या आपकी जरूरत है, क्या आपके घर वालों की जरूरत का सामान है, आपके परिवार की जरूरत का सामान है, आपके रसोई की जरूरत का सामान है, आप कुछ भी नहीं देखते हैं। बस आप बाजार जाते हैं, आप सोच कर गए हैं, लेकिन आप वहां जाते ही कुछ कुछ और सारा सामान लेकर आ जाते हैं। आपके जो जरूरत के पैसे हैं, राशन से संबंधित पैसे हैं, वो आपके खर्च हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि जो यहाँ पर कौन से व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जिनको एक तरह से जिनकी मन भरा हुआ हो। ठीक है, जिनका मन भी भरा हुआ हो, यानी कि जो घर से सोच कर आया है कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे 10,000 रुपए में ये सामान खरीदना है, और साथ ही मुझे एक तरह से जो भी, जैसे हमने कहा कि ऐसी चीजें जो अनावश्यक हैं, जो केवल और केवल हमारी जरूरत की है, केवल और केवल हमें काम आने वाली है, उनको हम लेकर खरीद लें, तो तभी जो है असली बाजार को सार्थकता प्रदान की जा सकती है। जैसे हम डेली के लिए जाते हैं, बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं, बाजार से राशन का सामान लेकर आते हैं, बाजार से बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का लेकर आते हैं, या बाजार से कुछ कपड़े लेकर आते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम एक ही दिन में जाकर अपने हजारों लाखों रुपए खर्च कर दें। जब मनुष्य को जरूरत होती है, नीड होती है, तो तभी वह इन सब चीजों को लेता है। तो सबसे बड़ी नीड जो है इसमें वो है जरूरत, नीड। यदि व्यक्ति को सामान की नीड है, जरूरत है आवश्यक सामान की, तो फिर उसकी नजर ना तो इधर जाती है ना ही इधर जाती है। वो एक तरह से अपना काम बहुत ही आसानी से करता है और बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। अगला है आपका प्रश्न, शिरीष के फूल माध्यम से लेखक ने विषम परिस्थितियों में जीने का संदेश दिया है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो शिरीष के फूल होते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा मुलायम होते हैं, और उनके बारे में उनका यहाँ पर उनका संदेश देकर, उनके माध्यम से संदेश देकर यहाँ पर बताया है कि किस तरह से जो शिरीष का फूल होता है वो वसंत ऋतु में खिल जाता है। ठीक है ना, मार्च के महीने में वो खिल जाता है, और मार्च से लेकर अप्रैल से लेकर मई से लेकर जून से लेकर जुलाई तक वो फूल जो है
बना हुआ रहता है, इतनी भीषण गर्मी में भी वो बिल्कुल जो है टंगा हुआ रहता है, बिल्कुल भी एक तरह से विचलित नहीं होता। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरह से मनुष्य को कठिन परिस्थितियां, क्योंकि जीवन अगर मिल गया है तो जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी ऐसी कंडीशंस आ जाए जिससे कि हम परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, तो उन सारी कंडीशंस को हमने एक तरह से नहीं अपने ऊपर हावी होने देना है। हमें बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है। अपनी विषम परिस्थितियों में हमें क्या करना है, बिल्कुल डटे रहना है, डटे रहना है, उसको जवाब देना है, उसको एक तरह से समझ उसके साथ हमने चलना है। तो यहाँ पर लेखक ने विषम परिस्थितियों में जीने का संदेश दिया है, ये स्पष्ट हमने कर दिया। कोई भी आपको यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड डाउट लगता है तो उसे आप जरूर नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। अगला प्रश्न है आपका, जाति प्रथा के दोषों के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को व्यक्त कीजिए। देखिए, जाति प्रथा के संदर्भ में डॉक्टर जो अंबेडकर थे उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी हो सकता है, तो इसको जरा सा घर से पढ़कर आए, समझ कर आए, और कोई भी डाउट हो तो उसे फिर नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे अपनी सेकंड बुक। प्रश्न 10 जो है वो है हमारी सेकंड बुक, जो हमारी विज्ञान पाठ्य पुस्तिका है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको जो प्रश्न दिया गया है वो कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्रश्न जो है केवल 3 है, जिसमें एक ऑप्शन आपका यहाँ पर एक प्रश्न जो है वो आपका ऑप्शन में है। तो पहला है आपका सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, सिल्वर वेडिंग, जो आपका चैप्टर है, जिसमें यशोधर बाबू चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। यशोधर बाबू क्या चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। आज के संदर्भ में उनकी उक्त भावना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, यशोधर बाबू जो है एक तरह से जब चाहते थे कि वो उनको सारी जो नई चीजें होती थी, जो सारे मॉडर्न चीजें होती थी, वो समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी उस चीज को फॉलो नहीं किया, कभी भी उस चीज का उन्होंने मोह नहीं रखा। तो इस तरह से यशोधर बाबू यशोधर बाबू चाहते थे कि समाज में सम्मानित बुजुर्गों में उनको माना जाए, कि वो एक बुजुर्ग के तौर पर सामने आए। तो वो कहती है आज के संदर्भ में उनकी भावना, उक्त भावना पर प्रेरणा का प्रकाश डालिए, पर भावना पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी के आधार पर कथा नायक के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो लास्ट सेशन में भी जो हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, समझा था। तो यहाँ पर कथा नायक जो है उसके व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है, जो छोटा सा बच्चा है उसके व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है। जूझ कहानी के आधार पर, देखिए जूझ कहानी को आप एक बार पढ़ेंगे और उसके जो कथा नायक है उनके बारे में आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित थी। पठित रचना के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। ध्यान से समझिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये ताकत से शासित होने की अपेक्षा, की ताकत से शासित थी, इसकी अपेक्षा ये क्या थी, एक तरह से समझ से अनुशासित सभ्यता थी। कठिन एक तरह से पठित रचना के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर समझ से अनुशासित सभ्यता थी। उस टाइम पे आपने देखा, जैसे मैंने आपको बताया, जब सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खुदाई हुई थी, तो उस टाइम पे वहां पर हमें ऐसी भी कोई भी चीज वहां पर प्राप्त नहीं हुई थी जो कि लड़ाई झगड़ा या इस चीजों में प्रयोग किए जाते हो। तो यहाँ पर जो है सबसे मेन चीज जो है वो थी कि वो एक बहुत ही ज्यादा अनुशासित सभ्यता थी। जैसे मैंने बताया कि नहाने के लिए स्नानागारों का प्रयोग किया गया था, और उसमें जल निकासी का विशेष प्रबंध था, और जो सड़कें बनाई गई थी, और एक तरह से पहिया चलाया गया था। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं उस टाइम पे सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो आप उसको एक बार पढ़कर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 11 जो है हमारा,
प्रश्न 11 खंड अ का लास्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न 11, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि कथा नायक के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा और किस रूप में। देखिए, जो जूझ कहानी के कथा नायक थे उनके व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनके अध्यापक का पड़ा था, और किस रूप में पड़ा था वो आपने देखा है। और आप इसको यहाँ पर, अब ये लॉन्ग आंसर टाइप है तो ध्यान दीजिएगा 5 नंबर का है, ठीक है। और इसमें से या फिर आपका यशोधर वाई.डी. पंत या फिर आपका इन चारों में से आपकी कोई भी एक चैप्टर से एक प्रश्न आपको यहाँ पर करना है। तो इसलिए चैप्टर्स को केवल पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छे से काफी अच्छा आंसर आप लिख देंगे। 5 नंबर का है तो लगभग 2 से 3 पेज का आंसर आपका जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से आज हमारा जो हमारा यहाँ पर पेपर था 2020 का, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ा, समझा, एक एक चीज मैंने आपको बार बार क्लियर की है। और फिर भी आपको लगता है कि कहीं पर किसी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।